कैसे आपको एग्जाम की तैयारी करनी है। पढ़ना सिर्फ नहीं है, लेखन होता क्या है। तो सबसे पहले बात जो करेंगे हम लोग, जो आपके लिए सबसे ज़्यादा मैटर करता है कि ये प्रिपरेशन जो है इसको स्टार्ट कैसे करें, ठीक है ना। सो हाउ टू स्टार्ट द प्रिपरेशन ऑफ CGPSC, क्लियर है। तो मैं इस पे आपके बात करूंगा कि कैसे आपको एग्ज़ाम की तैयारी करनी है और एग्ज़ाम की डिमांड क्या है, डिमांड के साथ साथ किस तरीके से हमें इस एग्ज़ाम को लेना चाहिए। क्लियर हो रहा है सभी को? ओके। तो ऐसे आप लोगों के भी बहुत सारे प्रश्न हैं अंदर जो हमारे पास है, उन प्रश्नों के माध्यम से और साथ ही साथ कुछ बेसिक चीज़ों के साथ मैं आपसे बात करूंगा कि ये जो तैयारी है इस तैयारी की शुरुआत कैसे करें। अब उन्होंने कुछ शब्द मेंशन किए हैं और कुछ वर्ड्स, लेटर्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, ठीक है, बहुत बेसिक सी चीज़ें, जिसमें से आर स्टैंड फॉर रीडिंग, पढ़ने। और पढ़ना सिर्फ नहीं है, ठीक है। सबसे पहली चीज़ तो क्या होती है, पढ़ना, जिसको हम बोलते हैं रीडिंग। एक होता है कि केवल पढ़ लेना और एक होता है शब्दों के बीच को पढ़ना, और एक होता है जो हमने पढ़ा है उससे कुछ ना कुछ समझ विकसित करना, ठीक है ना। तो इसके बारे में भी समझेंगे हम लोग कि क्या है, ठीक है। एक एस्पेक्ट होता है स्टडी का राइटिंग, जो शायद तक CGPSC का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। राइटिंग, लिखेंगे कैसे, लेखन होता क्या है, और क्या केवल लिख देने से ही सब कुछ हो जाएगा, ठीक है ना। हम ऐसा नहीं कर सकते कि हम कुछ भी लिख जाए, ठीक है। तो वैसे जैसे होता है कि कहा गया है कि उतना ही बोलिए जितना ज़रूरी है। तो मेंस जब आप लिखने जाओगे तो ये शब्द आपके लेखन पे अप्लाई होगा कि उतना ही लिखिए जितना ज़रूरी है, क्योंकि उससे ज़्यादा लिखेंगे तो समय नहीं होगा और उससे कम लिखेंगे तो मार्क्स नहीं होगा। तो ये दोनों चीज़ों को व्यवस्थित करना बहुत ज़रूरी है। तो एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट है राइटिंग। उसके बाद तीसरा आता है जो एस्पेक्ट, ये सभी स्टूडेंट के लिए कॉमनली अप्लाई होता है, जिसको बोलते हैं प्रैक्टिस। P स्टैंड फॉर प्रैक्टिस। आप कितना प्रैक्टिस करेंगे। ये एग्ज़ाम PSC वो नहीं है जहां हर कोई पास हो जाते हैं। ये एग्ज़ाम वही है, याद रख लेना, जैसे स्कूल के एग्ज़ाम सब कोई पास होया करते, लेकिन ये PSC के एग्ज़ाम में हर कोई पास नहीं होता। अच्छे से अच्छे, बहुत ब्रिलियंट कैंडिडेट उसके बाद भी कहीं ना कहीं किसी शहर में जाकर वो रुक सकते हैं। इसलिए आपको निरंतर प्रैक्टिस करना है और कुछ ऐसी प्रैक्टिस करनी है कि एग्ज़ाम के दिन आपकी तैयारी हो जाए। आप एग्जाम के दिन जाके परफॉर्मेंस करने जाते हैं। प्रैक्टिस शुड बी ट्रांसफॉर्म इनटू द परफॉर्मेंस। जो प्रैक्टिस कर रहे हो वो परफॉर्मेंस में कन्वर्ट होना जरूरी है, ना कि वो प्रैक्टिस से प्रैक्टिस ही रह जाना, क्या बस करे जा रहे हैं, उसको परफॉर्मेंस में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो दो चीजें, P स्टैंड फॉर प्रैक्टिस एंड परफॉर्मेंस, ये दोनों काम है। और T जो सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, समय, टाइम। एक समय के बाद धीरे धीरे जो डाउट्स आपके अंदर आते जाते हैं, एक समय के साथ जो आपके अंदर कॉन्फिडेंस आता है, दो चीज होते हैं, या वक्त आपको कॉन्फिडेंट बना देता है या वक्त आपको डाउटफुल बना देता है। तो ये सभी चीजें जब आप PSC की तैयारी करेंगे तो फेस करेंगे, ठीक है ना। एक समय के साथ आप कॉन्फिडेंस अपने आप को फील कर रहे होंगे और एक समय आएगा जब आप अपने अंदर क्या फील कर रहे होंगे, डाउट, खुद के ऊपर बहुत सारे प्रश्न चिन्ह लगा रहे होंगे। और ये सब चीज़ें क्यों होती हैं, उसके कुछ विशेष पहलू है कि प्रिपरेशन स्टार्ट करना है तो हमारे को क्या क्या चीज़ें रखनी, ये सारा चीज़ सिखाएंगे हम लोग, ठीक है ना। हमारे प्रोग्राम्स के अंदर ये सब कुछ हम आपको इंक्लूड करेंगे। बट अभी पहले समझते हैं कि वो कौन से पहलू है जिसको सबसे ज़्यादा हमको साथ रखना चाहिए एक प्रिपरेशन के लिए, ठीक है ना। तो सबसे पहले चॉइस, सबसे पहले क्या करना है, आपको निर्धारित करना है कि आप करना क्या चाहते हैं, क्योंकि कहा गया है मैन इज द मेकर ऑफ हिज ओन चॉइस एंड इट इज द चॉइस टेकन बाय द मैन दैट मेक्स हिम द सक्सेसफुल बीइंग और द अनसक्सेसफुल बीइंग। वो चॉइस बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने गलत चुनाव किया किसी भी चीज का, चाहे वो दोस्ती हो, चाहे गलत किताब हो, गलत गाइडेंस हो, किसी भी चीज का, वो कहीं ना कहीं आगे चलकर आपको लगेगा कि मेरा ही नुकसान हो। नुकसान किसी और करेगा, खुद का होगा। तो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है चॉइस। जब हम बात करते हैं तैयारी की कि हमारे पास 1 साल का समय है, निर्धारित करते हैं, क्यों हम 4 साल का समय सोचें, 1 साल का समय निर्धारित करेंगे, उसी पैरामीटर में हम परफॉर्मेंस देंगे, उसके बाद का आगे सोचेंगे। पर उसमें उस 1 साल में हमारे द्वारा लिया गया चॉइस ही हमें बनाएगा या बिगाड़ेगा। तो कैसे करना है, सबसे पहले आपको वहां पर ध्यान रखना है।
ठीक है ना। तो एग्जाम चालू करने से पहले सबसे पहले आपका ये चॉइस जो है ये बहुत क्लियर होना चाहिए। अभी आप लोग जैसे में बहुत सारे लोग हैं कि अभी भी ये निर्धारित करें कि पीएससी करे या ना करे, तो ये पैरामीटर्स आपको पहले फिक्स करना होगा कि क्यों करना है और क्यों नहीं करना है। क्यों करना है पीएससी की तैयारी, क्या मिलेगा पीएससी की तैयारी करके, आप लोग बताइए। बोथ वे करते हैं ना, वन वे में तो मजा नहीं आएगा, बोथ वे करते, चलिए बताइए क्या मिलेगा पीएससी की तैयारी करके। एक जॉब, बताइए बताइए। इंटरव्यू तो ये पूछा जाता है, इंटरव्यू का क्वेश्चन है ये, क्यों आपको हम अधिकारी बनाए। चलो आर्यन बताइए। टू बी नॉलेजेबल, गुड। एनीवन और कंट्रीब्यूट करो, जो बता सकते बताइए। बीइंग अ वुमेन इट इज वन ऑफ द मोस्ट रेस्पेक्टफुल जॉब, वेरी गुड। तो ये एक रेस्पेक्टफुल जॉब है, आपको नॉलेज गेन कराता है और अथॉरिटी प्रोवाइड कराता है और हाँ कंट्रीब्यूशन समाज में आपका ज़्यादा हो पाएगा, और ऐसे और एक दो पहलू आप बताओ। जॉब सिक्योरिटी, वेरी गुड। और एक आध सोशल स्टेटस। चलो तो ये तो हो गया कि ये कुछ 7, 8, 10 पॉइंट आपने बताया, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं, पीएससी को हटा देते हैं यहाँ से, पीएससी के कंपोनेंट को हटा देते हैं, गवर्नमेंट जॉब के कंपोनेंट रखते हैं, ठीक है। प्राइवेट में क्यों नौकरी करूं, ज़्यादा पैसा मिलेगा बस, और क्या है। तो इसलिए बहुत बारी पहलू आते हैं कि क्या सरकारी नौकरी ही सब कुछ है या दूसरी चीज़ भी है। हम ये कहीं डिनाई नहीं करते कि दूसरी चीज़ नहीं है, दूसरी चीज़ भी अच्छी है, पर ये जो फील्ड है, इस फील्ड में ऐसा बहुत सारा चीज़ है जिसके लिए ही अधिकारी बनना चाहते हैं, और फील्ड में क्योंकि इतना कुछ है इसलिए ये फील्ड कुछ लोगों को ही मौका दे पाता है, सीट्स भी उतने ही होते हैं, तभी तो प्रिपरेशन है, तभी तो बेस्ट ऑफ द बेस्ट की रिक्वायरमेंट होती है, जो सबसे बेहतर होते हैं उनकी रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि इतना कुछ केवल और केवल आपको देने के लिए। और इसलिए पीएससी की तैयारी करनी है, इसलिए सिविल सर्विसेज की तैयारी करनी है, जो आपने पैरामीटर्स बताए 7 से 8 पैरामीटर्स, ठीक है ना, कि जॉब सिक्योरिटी होगा, रिस्पेक्ट होगा, प्रेस्टीज होगा, अथॉरिटी होगा, इसलिए सिविल सर्विसेज की तैयारी करनी है। ये आपके चॉइस के कारण होने चाहिए, ठीक है ना। चॉइस का कारण कुछ और नहीं होना चाहिए कि मैंने लिस्ट बनाया था बचपन में, इसने मेरे को बड़ा परेशान किया, इसको तो मैं बताता हूँ, गोली मार दूंगा, वो नहीं होगा चॉइस। चॉइस ये होगा, समझ रहे हैं, चॉइस ये होगा। न्याय जानते हैं, न्याय, जस्टिस, एक शब्द होता है न्याय, जस्टिस, वो जस्टिस करने का आपको मौका मिलेगा, ठीक है ना। और जस्टिस बहुत बड़ी चीज़ होती है, न्याय करने का अधिकार बहुत ही कम व्यक्तियों या बहुत कम इंसानों के पास होता है, और उनमें से एक आप होंगे जो इस गवर्नमेंट सर्विसेज या इस जॉब में आने के बाद आपको मौका मिलेगा। अभी राज्य सरकार ने एक बहुत बड़ा निर्णय लिया, महतारी वंदन योजना स्टार्ट है, ठीक है ना। हमारे साथ होंगे अभी राहुल सर, बताएंगे आपको कि कैसे कैसे ग्राउंड में वो फेस कर रहे हैं, उसी स्कीम के वो क्या कर रहे हैं, मेन बलरामपुर पे देख रहे हैं, अभी आएंगे वो बताएंगे, आपको बताएंगे कि क्या इंपॉर्टेंट है, स्टडी करने के बाद एक्चुअल में जब बने तो उसका अर्थ क्या था, समझ रहे हैं। तो इसलिए आपको बनना है ऑफिसर, केवल ऐसा नहीं कि हमने रील में देखा था 2 अधिकारियों को तो मजा आ गया देखकर, तो हमें बनना है। तो चॉइस जो होगा वो आपके सेल्फ ग्रोथ में बहुत ज़्यादा काम करेगा। तो पहला चीज़ आपका प्रिपरेशन का क्या होगा, चॉइस। तो आपने ये चॉइस तो कर लिया है, चूज कर लिया, इसलिए आप यहाँ बैठोगे हमें पीएससी करना है। अब नेक्स्ट जो चॉइसेस होंगे वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे, और इस नेक्स्ट चॉइस में क्या होगा, फर्स्ट थिंग, ठीक है ना, यहाँ पर बच्चे 2 से 3 तरह की बातें करते हैं, ठीक है, कि सर सेल्फ स्टडी करें या कोचिंग करें, ठीक है ना, सर मेंटरशिप करवाएं या गाइडेंस लें, बहुत अलग चीज़ है, मेंटरशिप और गाइडेंस बहुत अलग है। एक टीचर आपको गाइड करेगा, वो गाइड है आपका, गाइडेंस है, वो मेंटरशिप भी कर देगा, टीचिंग भी कर देगा और गाइड भी करेगा। पर अगर आप केवल गाइडेंस के पीछे जाओगे, ठीक है ना, तो वो समस्या है, केवल मेंटरशिप के पीछे जाओगे समस्या है। खड़े होकर ये बताना कि आज आप 8 घंटे पढ़ लेना आसान है, पर आपको 6 घंटे पढ़ाने के बाद आपकी चीज़ों को चेक करके, आपकी चीज़ों को एसेस करके देना, ये एक रियल आपके लाइफ में एग्जाम में इम्पैक्ट है जो एक टीचर करके देता है। और हम ये तो डेफिनेटली करते हैं, हम शायद तक इसीलिए ही यहाँ पर सिस्टम को स्टार्ट किए कि हम वो कर पाते हैं या वो हम करना भी चाहते हैं।
ठीक है, तो ये एक मोटिव होगा जो सबसे इंपॉर्टेंट मोटिव होगा। तो सबसे पहली बात तो यहाँ पर कि आपका गाइडेंस, मेंटरशिप, टीचिंग, ठीक है, एक ये है, और एक तरफ आप अपने आप में हो सेल्फ। तो अगर एक कोचिंग कर रहे हैं या किसी टीचर के पास जा रहे हैं, सिस्टम में जा रहे हैं, तो आपको ये तीनों चीज वो वहां पर से ऑफर करता है। वो गाइडेंस भी अच्छे से देगा आपको, वो आपको मेंटरशिप भी करेगा, वो आपको पढ़ाएगा भी। अब व्यवस्था ये हो जाती है कि पहली बात तो सिलेबस, अभी बात करूंगा कि आपको सिलेबस की अंडरस्टैंडिंग नहीं है, बताएगा कौन? कहीं कहीं पर तो पीएससी ने केवल एक शब्द लिख दिया है, ठीक है ना, कौशल शिक्षा। सर लेते हैं कौशल शिक्षा की क्लास, स्किल एजुकेशन या स्किल डेवलपमेंट, पेपर 7 में है हमारे, ठीक है ना। तो उसमें कहाँ तक जाना है, किस हद तक पढ़ाई करनी है, और एग्जाम में कौन से क्वेश्चन आएंगे, या किस रीजन तक जाना है, ये तो नहीं लिखा है। तो क्या केवल डेफिनेशन पढ़ के चले जाऊँ मैं उसका, या उसके पहलुओं को जानूँ? तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं हम आपके लिए आसान करेंगे, ये सारी चीज़ें हम आपके लिए बहुत आसान करेंगे, ठीक है। सेल्फ कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि सेल्फ नहीं होता, सेल्फ भी होता है, पर बात यह है कि अगर आप खुद से किताब पढ़ेंगे तो आपको 5 से 6 घंटे लगेंगे। पढ़ना अल्टीमेटली आप ही को है, हम आपका वो सपोर्ट सिस्टम बनेंगे, या हम आपके साथ वो गाइड बनेंगे जो आपकी इस 5-6 आवर की जो एफर्ट है उसको पहले तो कम कर देंगे। दूसरी बात, आपका जो रिमेनिंग टाइम बचेगा उसको आप प्रैक्टिस में दे सकते हैं, ठीक है ना। तो आप अपने बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से अपने आप को शार्प कर सकते हैं, ठीक है। तो ये है चॉइसेस के लिए आप इन चीज़ों को ध्यान रखेंगे। इसके बाद सेकेंड फैक्टर आता है प्रिपरेशन का, जिसको बोलते हैं असेसमेंट। असेसमेंट मतलब समझते हैं सभी? कितने लोग समझते हैं? मूल्यांकन किसका करना है? सेल्फ का केवल नहीं, पीएससी के लिए आए हो तो मूल्यांकन आपको 2 चीज़ों का करना है। पहला तो एग्जाम का, मिस्टेक बहुत दूर है, और दूसरा स्वयं का सेल्फ। मूल्यांकन के 2 बिंदु होंगे। वो इसलिए एग्जाम में पास नहीं हुआ करते या एग्जाम से डर जाते हैं क्योंकि वो एग्जाम की समझ नहीं रखते। ये सबसे बड़ी समस्या है। एग्जाम की समझ बहुत इंपॉर्टेंट है। पेपर को समझा ही नहीं अगर आपने, तो आप पेपर कैसे निकालोगे? और पेपर को समझने के लिए कुछ नहीं है, वही चीज़ मैं भी बोलूँगा, हर कोई बोलेगा, सर भी आएंगे वही चीज़ समझाएंगे, क्योंकि वही चीज़ हमें पता है सबसे सही है। सबसे पहली बात तो अगर मैं एग्जाम की समझ बोलूँ, कहाँ से लोगे? नंबर 1, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, पिछले साल जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं वो, और उससे पहले क्या देखना जरूरी है? सिलेबस। जब तक आपको सिलेबस का ही अनुभव नहीं है कि क्या है हमारे 7 पेपर में, और सिलेबस मतलब ये नहीं कि इतने विषय हैं, सिलेबस मतलब होता है कि सारे विषय के होने का कारण क्या है और कैसे वो आपस में जुड़े हुए हैं, पढ़ाई के लिए क्यों वो इम्पोर्टेंट है। और जब ऐसे का एक पेपर है तो क्या ऐसा कोई व्यक्ति है क्या यहाँ पे जो ऐसे का पेपर है उसमें आपका हिंदी से लेकर पेपर 7 तक जितने भी अन्य पेपर है सभी को यूज कर दे एक ऐसे में? ऐसा कोई व्यक्ति है क्या? गणित को भी यूज करना है, और ऐसे आया है महिला सशक्तिकरण पे, मैं बोल रहा हूँ मैथ्स को भी वहाँ यूज़ करना है। मैथ्स से हम क्या सीखते हैं? फिगर, डेटा, ये सीखते हैं, उसके ऊपर खेलना, उसकी काउंटिंग, है ना। तो उससे हम किसी मुद्दे पे प्रश्न चिन्ह लगा सकते हैं, और प्रश्न चिन्ह लगाने का सबसे अच्छा कारण होता है, सबसे अच्छा माध्यम होता है डेटा, जो मैथ्स हमें सिखाता है, ठीक है ना। किस तरीके से हमें अपने आप को रखना है उसके लिए भाषा की पकड़ जरूरी है, वो हमें लैंग्वेज प्रोवाइड करेगा कि कैसी भाषा में लिखना है, किस तरीके से चीज़ को लिखना है। और उसके बाद उस पहलू में विविधता देनी होती है, डाइवर्सिटी बोलते हैं जिसको, वो विविधता हमारे बाकी सारे पेपर्स देते हैं। तो क्या ऐसी सिलेबस की आपके अंडरस्टैंडिंग है कि केवल आपको एक टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग है? इसलिए 7 पेपर बनाए गए, इसका कुछ तो अर्थ होगा। तो सिलेबस की वो अंडरस्टैंडिंग, दूसरा टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग, और थर्ड आता है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स ये बताएंगे आपको कि आपकी तैयारी का लेवल क्या होना चाहिए, स्तर क्या होना चाहिए, ठीक है ना। तैयारी का स्तर क्या होना चाहिए। आप तैयारी कर लिए बेसिक, सपोज करते हैं ऐसी तैयारी कर ली, और पेपर का स्तर थोड़ा ऊपर, तो पास होंगे क्या? नहीं होंगे ना। तो एक पैरिटी होनी चाहिए आपकी प्रिपरेशन और आपके एग्जाम पेपर पे। मैं तो ये बोलता हूँ पैरिटी भी नहीं, आपका प्रिपरेशन थोड़ा सा ऊपर होना चाहिए, ताकि पेपर अगर किसी दिन टफ हो जाए तो आप अपने आप को बहुत सहज महसूस करें। जब क्या होगा, बाकी लोग को लगेगा पेपर बहुत टफ है, क्योंकि इस पेपर का डिफाइंड सिलेबस तो है, पर क्वेश्चन के नेचर आप डिफाइंड नहीं है, प्रश्नों के नेचर डिफाइंड नहीं है। एक साल वो प्रश्न सीधा सीधा पूछते हैं, अगले साल प्रश्न को घुमा के पूछते हैं, तो उसको कैसे चेस करना है,
तो चेस करने का तरीका ये नहीं हो सकता कि एक साल पिछले साल का पेपर देख लिए। जैसे मैंने बोला कि हम जो अनुभव रख रहे हैं वो पिछले 5-7 सालों का है, और वो 5-7 सालों में पेपर ने कैसे अपने आप को बदला है, तो हम पिछले 5 साल के पेपर या 7 साल के पेपर को लेकर हम यहाँ पर टीचिंग करेंगे। 1986 और 85 के पेपर लेकर नहीं करेंगे, क्योंकि तब के पहलू बहुत अलग थे, तब बहुत कुछ अलग था। ठीक है ना। इस जगह पे जब आंसर राइटिंग जब आया मीन्स पेपर में जब लिखने का आया, तो वो ईयर ही क्या था, 2012 के बाद हुआ, 2012 के बाद हुआ। तो 12 से पहले जिन्होंने भी तैयारी की वो आज के पेपर का उतना बेहतर आपको अनुभव नहीं दे पाएंगे। और अगर आप शिक्षा के पहलू में जाएंगे, मार्केट पे जाएंगे, तो समस्या ये सबसे बड़ी दिखेगी कि 12 के पहले वाले अधिक पढ़ाया कर रहे हैं, 12 के बाद के पढ़ाने वाले कम हैं, जिनकी ज़्यादा रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। और हमारी टीम इसलिए सबसे यंगेस्ट टीम है यहाँ पे। अगर हम देखेंगे तो हमने इसीलिए एक यंग टीम बनाया कि जो इस पहलू से गुजरा है। एक बहुत यंग टीम है। सबसे पहली बात है कि यंग टीम होने से, यंग टीचर होने से ये भी चीज़ आपको अच्छा लगेगा कि आप और हम ज़्यादा कनेक्ट कर पाएंगे, जो शायद तक कुछ हद तक आपकी समस्या है शायद हम अभी उससे गुजरे हैं। ये सबसे बड़ी चीज़ें होंगी। ठीक है ना। तो ये एक बहुत बड़ा पहलू होगा आपके साथ कि हम इंगेज बहुत अच्छे तरीके से कर पाएंगे, डेवलप बहुत अच्छे तरीके से कर पाएंगे। साथ जितना अच्छा होगा उतना बेहतर आपके प्रश्नों के उत्तर मिल पाएंगे। तो असेसमेंट का ये एक जरिया होता है कि पेपर को कैसे असेस कर रहे हैं। तो पेपर को असेस करने से ये दोनों चीज़ें उसके असेसमेंट का हिस्सा। और तीसरा, हम आपके असेसमेंट के एक हिस्से होंगे। हम इस पेपर को आपको पूर्ण रूप से निर्धारित करके देंगे कि कैसे इस पेपर की क्या ज़रूरत है और किस हद तक जाना है, वो हम असेस करके देंगे आपको, और साथ में आपसे भी करवाएंगे। दूसरा आता है सेल्फ असेसमेंट, स्वयं से ही करना होगा। तो स्वयं से असेसमेंट के लिए अब दो चीज़ें होती हैं। इसलिए जब विनोद सर और मैं बात करते हैं तो हम लोग हमेशा एक बात करते हैं संस्थाकरण का। ठीक है ना, कि हमें अपनी चीज़ों को कहीं ना कहीं नियमित करना होगा। सेल्फ असेसमेंट बोलते हैं आप लोग, डिसिप्लिन, डेडिकेशन, ये सब तो वो एक अच्छी बात है, वो तो होनी ही चाहिए। पर संस्थाकरण मतलब ये होता है कि आप किसी चीज़ को कर रहे हो तो आपका एक समय निर्धारित है, या आपके पास ये निर्धारित कि इस दिन मेरे को ये होना है। जैसे टेस्ट, संस्थाकरण का एक बहुत बड़ा हिस्सा होता है प्रिपरेशन का। जब आप एक साल प्रिपरेशन कर लेते हैं, टेस्ट या लगातार कि नियमित आपके टेस्ट हों, ठीक है ना, जो प्रोवाइड किया जाए। टेस्ट होने से होगा कि आपको पता चलेगा कि हाँ ये इस दिन तक मेरे को ये पढ़ लेना है। आपको कहीं ना कहीं से तो क्या होना कि सेल्फ असेसमेंट का पहला हिस्सा ये है कि आपके टारगेट्स फिक्स होने चाहिए कि हाँ इस हफ्ते, इस दिन या इस साल मेरे को ये चीज़ें करनी है और इसी समय में मैं करता हो जाऊंगा। करने के बाद फर्स्ट थिंग तो ये होगा। सेकंड, रेक्टिफिकेशन ऑफ योर मिस्टेक, अपनी गलतियों को, जो भी उसमें गलती हुई है वो कोई बताए, और बताने के बाद आप उन गलतियों को सुधार करें। ये प्रिपरेशन के लिए ज़रूरी है। समझ रहे हैं कि आपको पता ही नहीं है कि वैसे क्या गलती हो रही है, तो आप सुधार कैसे करोगे। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट पहलू कि आपको आपकी गलती के बारे में पता हो कि हाँ ये मुझसे गलत हो गया और इसकी सुधार करने की मुझे ज़रूरत है। वो एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट होगा आपके प्रिपरेशन का। समझ आ रहा है। थर्ड थिंग क्या होगा और सेल्फ असेसमेंट का, पेपर और इसके बाहर निकलकर हमारा दिनचर्या और हमारा जीवनचर्या, डे में हम अपने आप को कैसे कंडक्ट करते हैं और हम अपने लाइफ में अपने आप को कैसे रखते हैं। ठीक है ना। एग्जाम केवल सिलेबस से डिफाइन नहीं होता है, या आपका फ्यूचर या आपका कैरियर सिर्फ और सिर्फ सिलेबस और आप रोज क्लास कर लीजिए या रोज टेस्ट कर दीजिए उससे नहीं होगा। आपके व्यक्तित्व से होगा। पर्सनैलिटी कैसे बनेगा, व्यक्तित्व कैसे, वो पर्सनैलिटी ग्रो होगा, कैसे होगा। हम लोग होते हैं कि पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की क्लास होती है, कोई क्लास पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की आपको पर्सनैलिटी डेवलप नहीं कर सकती। ठीक है ना। आपका रेगुलर इंगेजमेंट, जैसे हम यहाँ पर है, हम आपको कोई पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का क्लास नहीं लेंगे, लेकिन आपका पर्सनैलिटी डेवलप होगा। क्यों? क्योंकि उसकी सीधी सी बात है कि हम चाहेंगे कि आप हमारी क्लास में बोलें और हम आपको सुने और हम आपके प्रश्नों का उत्तर यहीं पर दें। जब आप इतने बड़े क्राउड में बोलेंगे तो अल्टीमेटली आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाता है अपने आप। इतने बड़े क्लास में ही बोलोगे तो भी हो जाएगा। हम सेशन में ज़रूर ये मौका देते हैं बच्चों को, कम से कम एक बार तो ज़रूर, कि वो यहाँ पर आएगा और आकर अपनी कुछ बातों को सबके सामने रखेगा, जिससे कि स्टेज फियर बोलते हैं वो दूर होगा, पब्लिक स्पीकिंग सुधरेगी। ठीक है ना। इसके बाद हम कुछ को करिकुलर एक्टिविटीज़ भी बीच में करते हैं, जैसे कि हम अक्सर करते हैं कि एक एजुकेशन टूर, वहाँ पे जाते हैं तो वहाँ पर हम एक टीम वर्क को सीख पाते हैं कि साथ में कैसे रहना है, और वहीं से आपकी एक दोस्ती होती है और शायद उसके बाद आप प्रिपरेशन में एक दूसरे के साथ कंफर्टेबल फील करते हैं। ठीक है ना। ज़रूरी नहीं है कि मैं अकेला बैठ जाऊँगा और अपने नोट्स को छुपा के रख लूँगा एक कमरे में तो मैं पास हो जाऊँ। 10 लोगों के साथ उस नोट्स को शेयर भी कर दोगे ना तो भी उससे कोई समस्या नहीं होती, क्योंकि आपका दिमाग आपका होता है।
बताने का तरीका एक होता है, समझने का तरीका हजार होता है, हर व्यक्ति अलग समझता है। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ जाता कि उसने आपके नोट्स पढ़ लिए, बनाया तो आपने था ना, तो यूनिक आप थे। तो इसलिए यही जब यूनिक आप थे, मेहनत करना किसको पड़ेगा? आपको, और निर्माण जिसका होगा वो भी आपका होगा। संसाधन आपके पास बहुत होंगे, टीचर आपका एक संसाधन है, रिसोर्स है, ठीक है ना। आप खुद अपने एक संसाधन हो, तो आप हमें रिसोर्स की तरह देख सकते हैं। मैं नहीं बोला कि आप हमें बस उस तरीके से देखें कि नहीं हम ही आप सब कुछ करेंगे, आप हमें अपना एक रिसोर्स मानिए। और रिसोर्स का जो उपयोग है, किसी भी तरीके का रिसोर्स है, इसका उपयोग कैसा होना चाहिए? बताइए कैसा होना चाहिए? ऑप्टिमम। ऑप्टिमम एक शब्द होता है, ऑप्टिमम, सबसे बेस्ट, कि उसको उस हिसाब से इस्तेमाल करें कि उसका दुरुपयोग ना हो जाए, और ऐसा भी इस्तेमाल ना करें कि उससे जितना मैक्सिमम ले सकते थे उतना भी नहीं ले पाए, उसको बोलते हैं ऑप्टिमम। तो वैसे ही आपको अपने साथ करना है, अपना दुरुपयोग नहीं कर जाना है, और अपने आप को इतना कम भी उपयोग नहीं करना है कि उस रिजल्ट से ही आप वंचित रह जाए, वो रिजल्ट तक ही आप ना पहुंच पाए। क्लियर है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, एक आपका चॉइस और दूसरा असेसमेंट। और तीसरा चीज जो इस एग्जाम के लिए तैयारी है, जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, वो है पैरामीटर्स। पैरामीटर्स बहुत इंपॉर्टेंट। पैरामीटर्स मतलब आप क्या क्या करना है, ऐसी क्या चीजें इस एग्जाम की रिक्वायरमेंट्स को बोलते हैं पैरामीटर्स। क्या रिक्वायरमेंट है, क्या है इस एग्जाम की रिक्वायरमेंट? जो बेसिक रिक्वायरमेंट है, जिसके ऊपर आपको क्या किया जाएगा? मापा और तौला जाएगा, ठीक है ना। जो आपका मेजरमेंट होगा, वो मेजरमेंट किस बेसिस पे होगा? मतलब आपके मार्क्स, ठीक है। तो आपको पहले बात तो पैरामीटर्स के लिए क्या क्या पता होना चाहिए? एग्जाम बैठने से पहले जो पैरामीटर में पता होना चाहिए, सबसे पहली बात तो कट ऑफ्स। ये नहीं कि इस साल एग्जाम दिए तो इस साल का कट ऑफ नहीं, ये नहीं, पिछले साल क्या गया या उसके पहले साल क्या गया और किस तरीके से मार्क्स फ्लक्चुएट कर रहा है, क्या कंपटीशन का लेवल है। ये जो कट ऑफ है ना, या बोल सकते हैं मेंस का। अब देखो कट ऑफ तो सबको प्रीलिम्स का पता रहता है, अभी जाके पूछ लो कि, अब जाके मार्केट में भी पूछ लेना कि पिछले साल मेंस में कट ऑफ कितना कितना गया था, उसी से आपको पता चल जाएगा सीरियसनेस कितनी चल रही है सीजीपीएससी के ऊपर, मार्केट में कितने व्यक्ति सही से सीरियस बैठे हुए। इतना ही पूछ लेना, आपको मिल जाएगा कि अगर 1 लाख बच्चे होंगे ना, 5000 भी नहीं होंगे, 5000 में बहुत बड़ी बात बोल दी मैंने, 500 होंगे जो बता पाएंगे कि मेंस में लास्ट ईयर कितने नंबर पे किसका सिलेक्शन हुआ है या लास्ट नंबर क्या गया था, और उसी से आपको पता चल जाएगा ट्रू कैंडिडेट कौन है। जब आपको यही नहीं पता है कि कैसे एग्जाम को निकाला जाए, तो आप क्या कर रहे होगे? एक जगह पे आप बस मेहनत कर रहे हो, ठीक है ना। हमें चलने के लिए कहा गया तो हम चल पड़े, हमने ये नहीं पूछा कि क्यों, किस रास्ते पे और कितने बजे और कब और कहाँ, हम बस चल पड़े। ये गलतियां मत करना। इससे बोला कि वो मेंटरशिप, वो गाइडेंस हम आपको सही तरीके से प्रोवाइड करेंगे, कि केवल चलाएंगे नहीं, वो हर पहलू पे लेके जाएंगे कि देख चलने पे यहाँ तक पहुँचना है, ठीक है ना। वो आके मेरे को बोले कि सर मेरा पेपर शीट बड़ा अच्छा है, मेरी बड़ी अच्छी तैयारी है फिलॉसफी की, और ठीक है तो सर मैं इस एग्जाम में सोच रहा हूँ इस साल मेरे 170 नंबर आ जाएंगे। ब्रह्मा आके खुद भी अगर वेदों के प्रश्न का उत्तर लिखेंगे तो 170 नंबर नहीं मिलेगा, ये एग्जाम है, ये सच्चाई को मानिए। पर मेरे को एक दूसरे ने आके बोला कि सर मैं मैथ्स में इस साल 50 से 50 ले आऊँगा, बिल्कुल ले आएगा, लाया जा सकता है। तो हमारे को प्रिपरेशन के उस पहलू को समझना है कि हाँ किस पेपर में हमारे कितने मार्क्स तक जा सकते हैं, उसकी तैयारी मेरे को कैसे करनी है, जिसको बोलते हैं प्रैक्टिस बेस्ड पेपर, रॉ मार्क्स पेपर, वो कौन से हैं, पहचाने कि किसमें हमको पूरे मार्क्स मिल सकते हैं, वो कौन से पेपर है जो जनरलाइज्ड हैं, उसमें हम किस तरीके से अपना इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। इन पहलू को समझते हुए पढ़ाई करना जरूरी है, और हमने लगभग क्लास को भी उसी तरीके से डिवाइड करते हैं हम लोग, ठीक है, कि आपको अल्टीमेटली कम समय पे ज़्यादा इनपुट और ज़्यादा इनपुट के साथ आपके एग्जाम्स को ज़्यादा बेहतर किया जा सके और आपकी प्रिपरेशन को ज़्यादा बेहतर किया जा सके, ठीक है। तो सबसे इम्पोर्टेंट क्या है यहाँ पे? रिसोर्स, और उस रिसोर्स का एक सही इस्तेमाल, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन, ठीक है ना। और पैरामीटर्स के लिए अगर देखेंगे तो आपको पैरामीटर्स पता होने चाहिए, क्या कि यहाँ पर जो एग्जाम के निर्धारण है वो क्या है। अब उसके बाद आता है कि वो पैरामीटर्स, और उसकी दूसरी रिक्वायरमेंट क्या है कि आपको क्या आना चाहिए। ये तो हो गया कि एग्जाम से क्या उम्मीद है, अब आपको क्या आना चाहिए, तो आपको ये आना चाहिए, ये 4 चीज, ये आपको आनी चाहिए। रीडिंग आनी चाहिए, ठीक है ना। अगर रीडिंग नहीं आती तो बड़ा समस्या है, आप पढ़ रहे हो लेकिन आप कुछ सीख नहीं पा रहे हो, ठीक है। तो जिस चीज को आप पढ़ें, पढ़ने के बाद उसको आप सोचें,
सोचने के बाद उसके बारे में आप लिखें, रीडिंग, थिंकिंग, राइटिंग, और उसके बाद उसको बार बार लिखें या बार बार पढ़ें, जो क्या है प्रैक्टिस। इस एग्जाम की 4 बेसिक रिक्वायरमेंट। आपको पढ़ना है पर केवल उस लाइन को नहीं जो लिखा हुआ है, उसके अंदर जो क्या है मैसेज है, उसके अंदर के जो पहलू है उसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। ठीक है ना। एक साधारण सा एक स्टेटमेंट लिखा होता है पेपर किताबों के ऊपर, ठीक है, पर उसके 3 से 4 पहलू होते हैं, और जब पेपर आता है ना तो वही लाइन लिखा रहता है। जब प्री का एग्जाम होता है तो वही लाइन लिखा रहता है। फिर आप सोचते हैं कि अच्छा इसमें ये बोलना चाह रहा है, शायद ही ये बोलना चाह रहा होगा। होता है ना प्री का पेपर देख के, प्री में ही हो जाता है, मेंस तो छोड़ो। तो फिर आपको क्यों लगता है कि ये ऐसा बोल रहा होगा और उसने ऐसा एक्चुअली बोला ही नहीं। ये समझ पाना बड़ा अपने आप में क्या होता है, चैलेंजिंग होता है। समझ रहे हैं। तो इसलिए रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। हम जब यहाँ पर आपको नोट्स बनवाते हैं, चीज़ें करके देंगे, और आपको जब बुक्स पढ़वाएंगे तो आप उसको इस तरीके से पढ़ेंगे कि आप बुक के हर लाइन के बीच में कौन सा मीनिंग छुपा हुआ है उसको बताएंगे, उसको अच्छे से समझना है। सेकंड आता है राइटिंग। सिंपल सी बात है, 1400 नंबर, 1400 मार्क्स, यही निर्धारित कर देगा कि आपका सिलेक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा है। मीन्स कंप्लीटली अ टेस्ट ऑफ रीडिंग, आपका राइटिंग स्किल, राइटिंग और टाइम मैनेजमेंट, बहुत बड़ा खेल है वो। तो वहाँ पर उत्तर लेखन आपको पता होना चाहिए, जो आप पढ़ रहे हैं, जो बोल रहे हो, क्या उसको लिख पाते हैं। ठीक है ना। जैसे हम लोगों ने कल जब सेशन स्टार्ट किया था तो उसमें हम लोग क्या कर रहे थे, कल सभी आप लोगों ने लिख के दिखाया, किसी ने पेड़ के बारे में लिख के दिखाया, किसी ने समाज के बारे में लिखा, किसी ने परिवार के बारे में लिखा। ये एग्जाम में नहीं आएगा, पर मैंने ये लिखवाया क्यों कल आपसे, ताकि पहले आपके राइटिंग की एबिलिटी तो टेस्ट हो जाए कि आपको सच में कुछ लिख पाते हो कि नहीं एक पैराग्राफ, तब हम पढ़ाई का प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे। ठीक है ना, क्योंकि ये सबसे शार्पेस्ट स्किल, सबसे महत्वपूर्ण स्किल हो चाहिए। और याद रखना, एक अधिकारी के रूप में आपने क्या लिखा और किस चीज़ पे हस्ताक्षर किया है, ये आपके पूरे कैरियर का सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है। इसलिए दोनों चीज़, आपको जब फाइल खोलोगे और उसके बाहर में 2 लोग और आप मीटिंग में बैठे हैं और उस फाइल में आपको साइन भी करना है और उसको रीड भी करना है आपको, और दोनों के बीच में समय केवल 4 मिनट, क्या करोगे? साइन मार दोगे? तुमने पढ़ लिया, मैं मार देता हूँ, या पढ़ोगे? फिर क्या को पढ़ोगे? इसीलिए ना इतना पढ़ाया जा रहा है आपसे, इसलिए एग्जाम इतनी डिमांड करती है। तब आप क्या पढ़ोगे कि इसके मुख्य मुद्दे क्या हैं और कहाँ कहाँ पर मुद्दे मेंशन है कि नहीं। और उसी चीज़ को हम लोग यहाँ पर जब आंसर राइटिंग करते हैं क्या बोलते हैं, कीवर्ड्स, और वही सार होता है उस पूरे डॉक्यूमेंट का। ठीक है ना, जिसके बारे में सिखाया जाएगा, वो जो सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है मेंस आंसर राइटिंग का, समझ रहे हैं। और जब उस चीज़ को सीख जाओगे तो सच में आप एक अच्छा मार्क्स स्कोर कर पाओगे। तो इसके बाद आता है आपका प्रैक्टिस और टाइम। ठीक है, तो टाइम पे एक प्रश्न भी आया था, तो वो भी मैं ले ही लेता हूँ शिक्षा सर, कि सर सुबह 7 बजे आप लोगों की इंटीग्रेटेड जो क्लास है वो चालू होगी, और 7 बजे थोड़ा जल्दी हो जाता है, तो मैं इसलिए क्लास में आऊँ या ना आऊँ, इस तरह से बातें हो रही थी कुछ। तो इसमें आपने एक्चुअल में टाइम मैनेजमेंट के बारे में ना बात किया हमसे, सर 7 बजे ही क्लास क्यों है, इसके बारे में नहीं पूछा, तो इसको मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा। ठीक है ना, 7 बजे का समय इसलिए रखा गया हमारे द्वारा कि हम आपको फर्स्ट हाफ में फ्री कर दें, क्योंकि हमें ये चीज़ पता है कि पेपर आप निकालोगे, हम दिन भर भी पढ़ा लें तो आपका पेपर नहीं निकलेगा, क्योंकि आपकी तरफ से मेहनत चाहिए। तो इसलिए हम क्या करते हैं, 7 बजे स्टार्ट करके लगभग 1 बजे तक ख़त्म कर देते हैं, ताकि आप यहाँ से घर जाएँ, घर जाके अपने आप को तरोताज़ा करें, रेस्ट करें थोड़ा, और फिर आप दूसरे हाफ में पूरी पढ़ाई कर पाएँ अच्छे से। इसलिए उसका टाइमिंग वो रखा गया है। ठीक है ना, तो आप खुद को चैलेंज करिए। स्कूल जाते समय आपने कभी कंप्लेन नहीं किया, सुबह 7 बजे के स्कूल में नहा धोकर प्रॉपर बस में बैठकर स्कूल पहुंचे, उस दिन आपने कभी नहीं कंप्लेन किया। क्यों? क्योंकि आपके ऊपर एक और थे जो आपको क्या कर रहे थे, देख रहे थे, माता पिता आपके विजिलेंट थे, है ना। पर जब स्वयं में आया यही चीज़ कि खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लें और खुद के ऊपर विजिलेंट हो गए, तो आपने प्रश्न चिन्ह लगा दिया कि मैं सुबह उठ ही नहीं पाता। ये बहुत बड़ी समस्या है। आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागना चाह रहे हैं और आप उस कंफर्टेबल पोजीशन पे पहुंचना चाह रहे हैं जहां से सब चीज़ आपके हिसाब से चले। वैसा नहीं होता है। इंडियन फुटबॉल टीम का कैप्टन कौन है पता है? सुनील छेत्री। उन्होंने एक लाइन कहा था, बता रहा हूँ, इफ़ यू लाइक इट कीप डूइंग इट, इफ़ यू डोंट लाइक इट कीप डूइंग इट, इफ़ यू हेट इट कीप डूइंग इट, इट इज़ पेनफुल कीप डूइंग इट।
ठीक है ना, इफ इट इज नॉट टेकिंग यू टू समवेयर स्टिल कीप डूइंग इट। और ये एटीट्यूड जब होगा तब फिर आप इंडियन नेशनल टीम फुटबॉल टीम के कैप्टन होने के बाद भी जो वर्ल्ड में सबसे अधिक स्कोर किए हैं गोल, इंडिया की तो फुटबॉल टीम को जानता भी नहीं है, पर सुनील छेत्री टॉप 3 में आता है, दुनिया के टॉप 3 प्लेयर में। सबसे कम मैचेस भी खेले हैं उसने, अपॉर्चुनिटी नहीं है इंडिया में फुटबॉल का, स्टिल बिकॉज ही बिलीव इन कीप डूइंग इट। और आपको ये बोलूँगा कीप डूइंग इट, करना है मतलब कर रहा है, ठीक है ना। तो इसलिए ये समय और ये सारी चीज़ें जो है ना, ये एक प्रॉब्लम है जो हम बना के रखें अपने अंदर, उसकी ज़रूरत नहीं है हमें, ठीक है ना, क्योंकि हमें करना है जो चीज़ वो हम करेंगे, ये एटीट्यूड होना चाहिए। ओके, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो टाइमिंग के बाद, और एक आता आपका प्रैक्टिस। प्रैक्टिस की इंपॉर्टेंस क्या है वो समय के साथ आप खुद भी जानेंगे, ठीक है ना। टेस्ट का क्या इंपॉर्टेंस होता है, डेली बेसिस में लिखने का क्या इंपॉर्टेंस होता है। हम लोग आते ही एक चीज़ बोलते हैं, विश्वनी सर अक्सर क्या करते हैं यहाँ पर बच्चों को, जब भी लैंग्वेज स्टार्ट होता है कि 1 साल तक आप रोज पढ़ लीजिए लैंग्वेज और मैथ्स को, ठीक है ना, 1 साल तक रोज पढ़ लीजिए। क्यों हो गया 1 साल रोज 1 घंटे, कितना ही डिमांड कर रहे हैं, रोज 1 साल 1 घंटे, उस 1 घंटे रोज 1 साल देने में आपका 2 पेपर रेडी हो गया। कैसे हो गया, ठीक है, क्योंकि आपने प्रैक्टिस किया। तो इस तरीके से बहुत सारे पहलू हैं जिसके बारे में चर्चा करेंगे। मेरे ख्याल से इन चीज़ों से आपको ये समझ आया होगा कि हमें शुरुआत कैसे करनी है, पर शुरुआत करने के बाद चुनाव कैसे करना है कि सर पीएससी की तैयारी करें तो क्या करें। तो आपने बोला कि सीजीपीएससी की तैयारी करें, तो उसमें पहलू आता है प्री पढ़ें, मेंस पढ़ें या कैसी तैयारी करें, ठीक है। तो इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और मैं चाहूँगा खेम सर आके आपको इस चीज़ों पे बहुत अच्छे से डिटेल करेंगे कि हमारा समय और हमारी तैयारी का एक सही माध्यम क्या होना चाहिए और किस तरीके से हमें जाना है।